हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी हमने चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया को स्टार्ट करा है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दक्षिण एशिया के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दे दी थी और आज की वीडियो में हम यहाँ पे अपने पहले देश के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है ना एक ऐसा देश है जहां पर सेना का भी शासन रहा है और लोकतंत्र भी रहा है। पूरी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि भाई पाकिस्तान के अंदर कब कब सेना का शासन आया, कब कब लोकतंत्र आया, सारी चीजें के बारे में जो है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लिखा है पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, यानी कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां पर सेना भी आती है और जहां पर लोकतंत्र का भी जो है आगमन हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की कहानी को इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला संविधान बनने के बाद 1958 में जनरल अयूब खान, पाकिस्तान के अंदर जब पहला संविधान बनाया गया था आज़ादी के बाद, तो उस संविधान के बनने के बाद सबसे पहला मिलिट्री रूल पाकिस्तान के अंदर आया 1958 के अंदर। कब आया? 1958 के अंदर। तो 58 के अंदर सबसे पहला मिलिट्री शासन आया और किसके नेतृत्व में आया था? ये अयूब खान के नेतृत्व में आया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में आया था? अयूब खान के नेतृत्व में। अब जब अयूब खान सबसे पहले मिलिट्री शासक बने तो उनको ऐसा लगा कि भाई हमारे को क्या करना चाहिए, यहाँ पे रेफरेंडम करवा लेना चाहिए, जनमत संग्रह करवा लेना चाहिए। जनमत संग्रह का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई वोटिंग करवाने लेनी चाहिए एक तरीके से ना। तो उन्होंने क्या करा? वोटिंग करवा ली। अब ये वोटिंग जो अयूब खान के द्वारा करवाई जा रही थी, ये वोटिंग बस दिखाने के लिए की जा रही थी, क्योंकि अयूब खान को ये बात पता थी कि भाई अगर हम ऐसे ही मिलिट्री शासक बन के रहेंगे यहाँ पे तो हो सकता है हमारे खिलाफ जो है ना थोड़ी आवाज उठना स्टार्ट हो जाए। इसीलिए अयूब खान ने क्या करा? उन सारी आवाजों को दबाने के लिए, उन सारे लोगों को चुप करवाने के लिए एक तरीके से उन्होंने रेफरेंडम करवा लिया, जनमत संग्रह करवा लिया। और ये जनमत संग्रह केवल दिखाने के लिए किया गया था। अब जैसे ही जनमत संग्रह हुआ तो अयूब खान पूरी तरीके से एकदम सेटल हो गए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में पहला मिलिट्री रूल आ गया। अब ये अयूब खान जो थे वो चले 1958 से लेकर 1969 तक। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो आपको एक बात समझ में आएगी कि 58 से लेकर 69 तक इसके बीच में जो है ना एक बार इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है। ठीक है, कब लड़ाई हुई है? 1965 के अंदर। बिल्कुल सही समझे आप। 1965 के अंदर जो है ना इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। अब इंडिया और पाकिस्तान की इस लड़ाई के अंदर जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान को करारी हार झेलना पड़ा था यहाँ पे। ठीक है, इंडिया ने क्या करा था? पाकिस्तान को हरा दिया था यहाँ पे। तो जैसे ही पाकिस्तान हारा 1965 की लड़ाई के अंदर, तो जैसे ही पाकिस्तान हारा तो अयूब खान के खिलाफ जो है ना आवाज उठना स्टार्ट हो गई। जनता को वहां पे ऐसा लगा कि भाई अयूब खान जो है ना सही नहीं है, इन्होंने तो हमारे को जो है इंडिया से हरवा दिया। तो 1965 की लड़ाई के बाद ही जो है आवाज उठना स्टार्ट हो गई थी और उसी कारण 1969 तक पहुंचते पहुंचते अयूब खान जो है उनको अपनी गद्दी से रिजाइन करना पड़ गया। ठीक है, तो अयूब खान ने क्या करा? अपनी गद्दी से रिजाइन कर दिया और गिव पावर टू याहिया खान, यानी कि अपनी पावर जो है उन्होंने किसको दे दी? याहिया खान को दे दी। अब याहिया खान आ गए हैं दूसरे मिलिट्री शासक। ठीक है, सबसे पहला मिलिट्री शासक कौन था यहाँ पे? अयूब खान। कब से कब तक चला? 58 से लेकर 69 तक। 69 तक ही क्यों चला? क्योंकि 65 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान हार गया था और इसी कारण अयूब खान के खिलाफ आवाज उठना स्टार्ट हो गई थी। तो इसी कारण 1969 तक वो चले। उन्होंने क्या करा? फिर रिजाइन कर दिया और अपनी पावर जो है याहिया खान को दे दी। अब यहाँ पर याहिया खान आ गए। याहिया खान आए 1969 में जब उन्होंने रिजाइन किया है। तो 69 में याहिया खान आए। अगर आप और दिमाग लगाओ थोड़ा सा तो आपको एक बात समझ में आएगी कि भाई 1969 के बाद आता है 1971।
वैसे तो 70 आता है बीच में, लेकिन समझाने के लिए, ठीक है। 1969 के बाद क्या है 71, क्योंकि 71 में भी क्या हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान की जो है लड़ाई हुई है, ठीक है। और इस लड़ाई के अंदर भी क्या हुआ था, पाकिस्तान हार गया था। तो अब एक बात और आपको समझ में आएगी कि जब जब यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मिलिट्री शासन, यानी कि वहां पे तख्ता पलट हो जा रहा है एक तरीके से, जो भी शासक होता है वो हट जाता है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 69 में याहिया खान बने थे, लेकिन 71 में दोबारा इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई, और जैसे ही यहाँ पे दोबारा लड़ाई हुई तो 71 में अगेन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, याहिया खान को जनता के दबाव में इलेक्शन करवाने पड़े। और जब जनता ने देखा कि भाई हम तो 71 के अंदर भी हार गए, तो जनता को लगा कि भाई ये सब बेकार है, मिलिट्री शासक लोग तो हमारे को हरा ही रहे हैं। तो जनता ने जो है ना उनके ऊपर प्रेशर डाला कि भाई आप लोग जो है ना इलेक्शन करवाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, याहिया खान को जनता का प्रेशर आया और याहिया खान को यहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़े। अब यहाँ पे क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर 71 में दोबारा इलेक्शन हुए हैं। अब जैसे ही 71 के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो अब यहाँ पे कौन जीत के आया, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है याहिया खान के बाद जीत के आए 71 के इलेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो जीत के आया, और जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस टाइम पे मिलिट्री जनरल बनाया था जिया उल हक को, ठीक है। किसको बनाया था, जिया उल हक। अब एक बात समझते रहना यहाँ पे कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है ना किसको मिलिट्री जनरल बनाया है अपने पाकिस्तान का, जिया उल हक को। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिया उल हक जब देखता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ विद्रोह चल रहा है तो ये गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर देता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जिया उल हक जो है ना उसको मिलिट्री जनरल बना तो दिया गया, किसके द्वारा, जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा। लेकिन जिया उल हक जैसे ही देखता है कि भाई अब जो जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ जो है ना आवाज उठना स्टार्ट हो गई है, तो जिया उल हक क्या करता है, जुल्फिकार अली भुट्टो का ही तख्ता पलट कर देता है, उसको अपनी गद्दी से हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिया उल हक ने क्या करा है, जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट करवा दिया एक तरीके से, ठीक है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो है ना वो कब से कब तक चले हैं, 71 से लेकर 77 तक, ठीक है। 71 से लेकर 77, याद भी रहेगा, आसान है डेट सुनने में भी, है ना। 71 से लेकर 77 तक चले, और 77 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया गया, किसके द्वारा, जिया उल हक के द्वारा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 77 के अंदर जो है ना जिया उल हक आए। लेकिन अब एक बात ये थी कि भाई जनता ने जो है ना इनका एक बारी डेमोक्रेसी का टेस्ट जो है ना चख लिया था, किसके टाइम पीरियड में, जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पीरियड में। तो अब यहाँ पे जैसे क्या हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद जिया उल हक आए, तो जनता जो है ना जिया उल हक को एक तरीके से पचा नहीं पा रही थी, क्योंकि जनता को ऐसा लग रहा था कि यार जुल्फिकार अली भुट्टो जो है ना वो सही थे इससे, तो क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पीरियड में कम से कम डेमोक्रेसी तो थी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, जनता ने जो है ना इसका विरोध करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वही बात लिखी है कि जनता ने एक बार डेमोक्रेसी का स्वाद चख लिया था और अब उसे फिर से डेमोक्रेसी चाहिए थी। तो जनता ने क्या करा, फिर जिया उल हक का जो है विरोध करना स्टार्ट किया। समझ आ रहा है। सबसे पहले हमने देखा था आयूब खान के बारे में कि भाई आयूब खान आया 58 के अंदर, चला 69 तक, क्योंकि 65 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया। 69 में कौन आया, याहिया खान आया, और ये चले 71 तक, क्योंकि 71 में भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया। उसके बाद 71 में जब इनको इलेक्शन करवाने पड़े, चुनाव करवाने पड़े, तो जीता यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो जीत गए, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर करा मिलिट्री जनरल किसको, जिया उल हक को। जैसे ही जिया उल हक को लगा कि भाई इनके खिलाफ में आवाज उठ रही है, तो उसने फायदा उठाया और इनका तख्ता पलट कर डाला। तो अब यहाँ पे 77 के अंदर इनका तख्ता पलट हुआ, तो 77 के अंदर वही मिलिट्री जनरल उठ के आया और जिया उल हक जो है यहाँ पे अब क्या बन गया, पाकिस्तान का सैन्य शासक बन के आ गए। तो जनता ने सोचा लेकिन भाई एक बार दोबारा यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमारे को डेमोक्रेसी लानी चाहिए, क्योंकि जनता ने एक बार डेमोक्रेसी का टेस्ट जो है ना, स्वाद जो है ना चख लिया था। तो यानी कि यहाँ पे दोबारा जनता ने प्रेशर डाला और यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा से एक बार इलेक्शंस करवाए गए। दोबारा से एक बार क्या करवाए गए, इलेक्शंस करवाए गए। और यहाँ पे ये जिया उल हक चला 77 से लेकर 88 तक, ठीक है, याद रहेगा आराम से, 77 से लेकर 88 तक। बेनजीर भुट्टो आए अब की बार। अब 88 में जब जनता ने प्रेशर डाला, इलेक्शन हुए,
तो उस इलेक्शन के अंदर क्या हुआ, बेनज़ीर अली भुट्टो जो है जीत के आए और ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। ठीक है, ये जीत के आए और ये चले 88 से लेकर 1999 तक, 88 से लेकर 99 तक चले। तो अब एक बात हमारे को और समझनी है कि यहाँ पे चल क्या रहा था, 88 से लेकर 99 तक बेनज़ीर अली भुट्टो और नवाज शरीफ, ये दो खिलाड़ी थे उस टाइम पे। ठीक है, 88 से लेकर 99 तक क्या थे, दो खिलाड़ी थे। एक तो था हमारा बेनज़ीर अली भुट्टो जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, और दूसरी कौन थी, नवाज शरीफ। ठीक है, तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर अली भुट्टो के बीच में क्या हो रहा था, यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था। एक कंपटीशन हम कह सकते हैं, हेल्थी कंपटीशन चल रहा था। मतलब कि जैसा एक डेमोक्रेसी के अंदर कंपटीशन चलना चाहिए, जैसा इंडिया के अंदर चलता है, वैसा ही कंपटीशन यहाँ पे चला था 88 से लेकर 1999 तक। तो ये चला किसके बीच में, बेनज़ीर अली भुट्टो के बीच में और नवाज शरीफ के बीच में। तो बेनज़ीर अली भुट्टो की पार्टी का नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या नाम था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीपी। क्या बोलते हैं, पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और नवाज शरीफ जो था, नवाज शरीफ की पार्टी का नाम मुस्लिम लीग। तो इन दोनों पार्टीज के बीच में क्या हुआ, यहाँ पे हेल्थी कॉम्पिटिशन चला। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई कि पहले अयूब खान, फिर याहिया खान, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर यहाँ पे जिया-उल हक और दोबारा बेनज़ीर अली भुट्टो। और एक बात और याद रखना दोस्तों कि जो ये बेनज़ीर अली भुट्टो जो है ना, ये कौन था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ही बेटी थी। ठीक है, ये कौन थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ही बेटी थी। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि 1988 से लेकर 1999 तक दो बंदों के बीच में जो है कंपटीशन चला है। ठीक है, 88 से लेकर 99 तक दो बंदों के बीच में कंपटीशन चला है। एक बंदा है जिसका नाम है बेनज़ीर अली भुट्टो। ठीक है, ये क्या है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान की सबसे पहली। ठीक है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर। और दूसरा कौन था हमारा, नवाज शरीफ। ठीक है, दूसरा कौन था हमारा, नवाज शरीफ। तो इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे कंपटीशन चला है। बेनज़ीर अली भुट्टो की पार्टी का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी, और नवाज शरीफ की पार्टी का नाम मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे दोस्तों चल क्या रहा था, 88 से लेकर 99 तक इन दोनों के बीच में जो है ना एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा था। और 99 तक आते आते लास्ट में नवाज शरीफ की सरकार बनी हुई थी। ठीक है, लास्ट में किसकी सरकार बनी हुई थी, नवाज शरीफ की सरकार बनी हुई थी। तो वही मैंने अब यहाँ पे आगे की कहानी जो है ना स्टार्ट कर दी है कि नवाज शरीफ की सरकार बनी हुई है 1999 के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि नवाज शरीफ जो है ना, उन्होंने भी एक मिलिट्री जनरल डिक्लेयर किया था, किसको, परवेज मुशर्रफ को। ठीक है, नवाज शरीफ ने किसको मिलिट्री जनरल बनाया था, परवेज मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने मिलिट्री जनरल बनाया था। अब परवेज मुशर्रफ ने फिर बाद में क्या करा, नवाज शरीफ को निकाल दिया 1999 के अंदर। अच्छा, ये 1999 के अंदर क्यों निकाला, क्योंकि 1999 में 1999 में एक बार दोबारा इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई। यहाँ पे कारगिल की लड़ाई हुई, कारगिल वॉर हुई थी यहाँ पे। और यहाँ पे दोबारा जो है पाकिस्तान जो है हार गया था। यानी कि पाकिस्तान जैसे ही हारा 99 के अंदर, तो एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, नवाज शरीफ के खिलाफ में जो है ना वहाँ पे आवाज़ उठना जो है स्टार्ट हो गई। क्योंकि जब जब पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान का जो भी मिलिट्री शासक होता है उसके खिलाफ वहाँ पे आवाज़ उठती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, 99 के अंदर जैसी ये चीज़ें हुई तो नवाज शरीफ के खिलाफ जो है आवाज़ उठना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, नवाज शरीफ जो है ना उसको परवेज मुशर्रफ ने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, नवाज शरीफ ने क्या करा था, मिलिट्री जनरल डिक्लेयर किया था परवेज मुशर्रफ को, और उसी परवेज मुशर्रफ ने बाद में रिमूव कर दिया नवाज शरीफ को इन 1999 कारगिल की लड़ाई के अंदर। अब यहाँ पे यानी कि किसके हाथ में सत्ता आ चुकी है, परवेज मुशर्रफ के हाथ में सत्ता आ चुकी है। और परवेज मुशर्रफ 1999 में पाकिस्तान के एक मिलिट्री शासक बने हैं। तो अब यहाँ पे परवेज मुशर्रफ ने भी दिमाग लगाया, जैसे यहाँ पे अयूब खान ने लगाया था ना सबसे पहले, कि अयूब खान ने जो है रेफरेंडम करवाया था जनमत संग्रह, वैसे ही यहाँ पर परवेज मुशर्रफ ने भी दिमाग लगाया और इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, हम भी जो है ना चुनाव करवा लेते हैं।
तो इन्होंने क्या करा, परवेज मुशर्रफ ने 2001 के अंदर राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन करवा लिया। मतलब कि इन्होंने अपना चुनाव करवा लिया राष्ट्रपति के रूप में, ताकि इनको अब जो कोई हटा ना पाए। समझ आ रहा है? तो कुछ इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सेना और लोकतंत्र का शासन रहा है। कभी सेना आती है, कभी लोकतंत्र आता है। उम्मीद करता हूं आपको एक बात ये समझ आ चुकी होगी। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के स्थायी ना होने के क्या कारण हैं। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र वाली जो सरकार होती है वो टिक क्यों नहीं पाती है, उसको क्या कारण है कि वहां पे बार बार जो है सेना का शासन क्यों आ जाता है। समझ आ रहा है? तो उसी का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखा है कि पाकिस्तान की हाई क्लास सोसाइटी डेमोक्रेसी नहीं चाहती, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी होगी तो उनकी पावर कम हो जाएगी। सही बात है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी हाई क्लास सोसाइटी के जो लोग होते हैं, जितने भी धर्मगुरु लोग होते हैं और जितने भी धनवान लोग होते हैं ना, वो लोग ये कतई नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तान के अंदर कभी भी डेमोक्रेसी आए, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर डेमोक्रेसी आ गई तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर हमारी जो पावर है, हमारा जो दबदबा है वो कम हो जाएगा। समझ आ रहा है? एक तो सबसे पहला कारण ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना कभी भी लोकतंत्र जो है स्थायी नहीं रह पाता। मतलब कि कभी आता है, कभी चला जाता है। समझ आ रहा है? सबसे पहला कारण ये है कि हाई क्लास सोसाइटी का इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि इससे हमारी पावर जो है कम हो सकती है लोकतंत्र के आने की वजह से, इसलिए वो बिल्कुल भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते। दूसरा कारण है भारत और पाकिस्तान में हमेशा तनातनी रहती है, जिस वजह से सेना समर्थक समूह को पब्लिक का सपोर्ट है। समझ आ रहा है? क्योंकि हमारे को पता है कि भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश है जिनके अंदर हमेशा से ही तनातनी रही है। ठीक है, हमेशा से इनके बीच में लड़ाई झगड़ा रहता है। इस वजह से जो पाकिस्तान की जो जनता है वो लोग हमेशा से क्या करते हैं, सेना के समर्थक समूहों का सपोर्ट करते हैं। मतलब कि जो भी ग्रुप्स होते हैं जो सेना का सपोर्ट करते हैं ना, उन लोगों को वो लोग क्या करते हैं, अपना समर्थन देते हैं, अपना सपोर्ट करते हैं। तो सेना के समर्थक समूहों को पब्लिक का सपोर्ट है वहां पे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, एक ये भी कारण है। उसके अलावा पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं है, और यह सबसे बड़ी बात है कि भाई पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में क्या है, लोकतंत्र के आने के लिए बिल्कुल भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन यानी कि इंटरनेशनल सपोर्ट जो है बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि कोई भी इंटरनेशनल कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करती नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र आए। इस बात के लिए समझ आ रहा है? एग्जाम्पल के लिए कि यूएसए जैसी कंट्रीज यही चाहती है कि मिलिट्री रूल बना रहे। ठीक है, यूएसए जैसी जो कंट्रीज होती है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो लोग यही चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है ना हमेशा क्या रहे, मिलिट्री रूल बना रहे, वहां पर जो है ना कभी भी लोकतंत्र ना आए। अब ऐसा क्यों है, वो लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? तो वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का मानना है कि ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, अच्छा वेस्टर्न कंट्रीज का मतलब क्या है, जो पश्चिमी देश है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज का मानना है कि ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, जो ये टेररिज्म है पाकिस्तान में है, और टेररिज्म को सैनिक शासन ही खत्म कर सकता है। समझ आ रहा है कि ये जितने भी जो खतरनाक कंट्रियां हैं, जैसे यूएसए है, वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन सभी का मानना है कि भाई पाकिस्तान के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म है, और उस टेररिज्म को सिर्फ सेना के शासन जो होता है, जो मिलिट्री रूल होता है, वही ख़त्म कर सकता है। क्योंकि अगर जैसे क्या है ना, मिलिट्री रूल जो है वो होगा तो जितने भी जो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं तो वो उनको बचा के रखेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के पास भी क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और वहां पर हो सकता है कि अगर लोकतांत्रिक सरकार आ जाए तो वो न्यूक्लियर वेपन्स को ना बचा पाए। और अगर एक बार को क्या होगा, जब टेररिज्म के हाथ में क्या होगा, उनके हाथ में सारे न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे, तो हो सकता है कि वो लोग यूएसए के ऊपर हमला कर दें या किसी वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर हमला कर दें। समझ आ रहा है? इसलिए वो क्या करते हैं ना, वो यहाँ पे सैनिक शासन को पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं एक तरीके से, कि पाकिस्तान के अंदर अगर सैनिक शासन बना रहेगा ना, तब क्या होगा भाई, हमारा घर भी बचा रहेगा एक तरीके से। क्योंकि अगर जैसे ही वहाँ पे लोकतंत्र आया तो हो सकता है कि वहाँ पे मिलिट्री जो मतलब कि जितने भी सामान हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो लोग किसके हाथ में लग जाए, आतंकवादियों के हाथ में, टेररिज्म के हाथ में लग जाएंगे, और जितने भी जो टेररिस्ट है वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे। यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री रूल है ना, वो क्या है, पश्चिमी हितों का रखवाला है, वेस्टर्न कंट्रीज का रखवाला है। समझ आ रहा है? तो ये एक कारण है यहाँ पे कि इनकी वजह से जो है ना पाकिस्तान के अंदर कभी भी जो है मिलिट्री रूल नहीं रहता है।
मतलब डेमोक्रेसी नहीं रहती है ना। तो यहाँ पर एक बात हमारे को समझ आएगी, पहला कारण क्या है, पाकिस्तान की हाई क्लास सोसाइटी कभी नहीं चाहती कि डेमोक्रेसी आए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इससे क्या होगा, हमारी पावर कम हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे क्या था कि भारत पाकिस्तान में हमेशा तनातनी रहती है और इसकी वजह से वहाँ पे जो सेना समर्थक समूह है ना वो ज़्यादा शक्तिशाली है। और ये सेना के जो समर्थक समूह हैं ये दावा भी करते हैं कि भाई पाकिस्तान में अगर जैसे मान लो लोकतंत्र आ भी गया तो उस लोकतंत्र के आने का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये लोग ऐसा बोलते हैं कि पाकिस्तान में अगर लोकतंत्र आ भी गया तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां जो सरकार बनाती है वो लोग कुछ भी नहीं करती हैं, बस वो अपनी जेब भरने का काम करती है, मतलब घोटाला होता है उनके शासन में बस। और वो लोग जो है ना पाकिस्तान को इंडिया से बचा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इनका मानना है सेना के समर्थक समूहों का, इसलिए ये ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और तीसरा कारण क्या है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान को बिल्कुल भी कि वहाँ पे लोकतंत्र आए, क्योंकि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको लगता है कि भाई वहाँ पे जो है ना टेररिज्म सबसे ज़्यादा है और टेररिज्म को सिर्फ मिलिट्री शासन ही रोक सकता है। तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर कभी भी लोकतंत्र स्थायी रूप से नहीं रहता है, कभी सेना का शासन आता है, कभी लोकतंत्र आता है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हमने पाकिस्तान के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।